नमस्कार। इस न्यू पैरामाउंट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज नंबर 1 मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें से आने वाले एग्ज़ाम के लिए जैसे आपका जीआईसी हो गया, जूनियर एडेड स्कूल में जीके से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो, और आने वाले जैसे आपका वीडियो जो अभी रद्द हुआ है उसका भी एग्ज़ाम होगा, और यूपीपीसीएस आरओ इस तरह के जो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए ये सीरीज टेस्ट सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसमें से आपके 50 क्वेश्चन लिए गए हैं, 50 क्वेश्चन की सीरीज है। इसमें आपके देखना पड़ेगा, करंट अफेयर्स भी मिक्स होगा और इसमें जीके जीएस और इसमें कुछ ही रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होंगे। तो पूरी सीरीज को 1 बाय 1 करके देखते हैं और इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस महत्वपूर्ण सीरीज को देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर, अगर नए आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए इस सीरीज को देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस एक सीरीज नंबर 1 को। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, किस संस्था को चुना गया है। तो इसका जो आपके ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर मैं बोलूँगा तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अगर मैं सभी ऑप्शन पढ़ रहा हूँ तो मुझे इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है और ये वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए मैं जो भी ऑप्शन इसका सही होगा मैं उसी ऑप्शन पे जाऊँगा और आप लोगों को ये देखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को दिया गया है। और शुरुआत करने वाली यहाँ पर देखना है, इस पुरस्कार के लिए आपदाओं पर वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत करने वाले राजेंद्र कुमार भंडारी को इसमें चुना गया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको इसमें क्या करना है, इसमें देखते जाना है कि जो हमारे महत्वपूर्ण जितने भी आएंगे उसको आप देखते चलेंगे और यहाँ से आपको 100% सफलता जरूर मिलेगी इस चैनल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी भारतीय नवाचार सूचकांक इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020 में निम्न में से कौन सा राज्य प्रथम इस पायदान पर रखा गया है या प्रथम पायदान पर है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्थात कर्नाटक को यहाँ पर प्रथम स्थान दिया गया है। तो इस तरह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को महत्वपूर्ण मानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के पहले संशोधित अनुमानों में पूर्वानुमानित वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भारत की GDP दर क्या रखी गई है। तो ये क्या थी, इसके बारे में हम देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए सही हो जाएगा, अर्थात 4% रखी गई है। तो इसके हम डिटेल की बात कर लेते हैं कि इसमें डिटेल क्या है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये 29 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जारी किया गया है। तो इसमें 19-20 की जो ये डेटा बताया गया है वो आपको कितना 4% बताया गया है। तो इसको आप ज़रूर यहाँ पर याद रखेंगे। और वित्त वर्ष 20 के लिए भी इसमें अनुमान जारी किया गया है। तो इसमें 20 के लिए अगर 4.2% के आसपास अनुमानित किया गया है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली। यह निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। किससे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए और इसमें अगर हम बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो ये कमला हैरिस जो भारतीय मूल की पहली अमेरिकी सीनेटर रह चुकी हैं। कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में जन्मी वे भारत की तमिलनाडु राज्य यानी चेन्नई राज्य में रहने वाली श्यामला गोपालन और जमैका मूल के अमेरिकी नागरिक डोनाल्ड हैरिस की पुत्री हैं। वे फीमेल ओबामा के उपनाम से मशहूर है। तो इनका क्या नाम है, इनका अगर नाम जाने तो ये इसको बोलते हैं फीमेल ओबामा। क्या बोलते हैं, फीमेल ओबामा का भी इसको नाम
दिया जाता है। तो आप दोनों चीज़ें याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिफ्थ है। फिफ्थ ये कह रहा है स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से सबसे अधिक उपग्रहों को प्रक्षेपित कर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। स्पेस एक्स और इस प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? स्पेस एक्स एक कीर्तिमान एक साथ 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर बनाया है। स्पेस एक्स ने इसरो ISRO के रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो इसमें हमें देखना है कि इसके क्वेश्चन जो हैं और इसमें देखना है बहुत ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ से। तो अगली हम सीरीज यहाँ से देखते हैं, इसको देखते हैं। और इसमें क्या है दिया गया है, इसमें थर्ड पॉइंट जो था स्पेस एक्स एक अमेरिकी निजी आंतरिक एजेंसी है। तो इसमें केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन और केवल यहाँ पर डी 1 2 3 कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें स्पेस एक्स एक अमेरिकी एजेंसी, ये आपको याद रखना है कहाँ की एजेंसी है? अमेरिकी। इसने एक साथ 143 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इसरो ने फरवरी 2017 में एक ही रॉकेट से 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया था। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इसके ऑप्शन चारों सही हो जाएंगे। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन ऑप्शनों को बहुत ध्यान से देखिए। पहला, लक्षद्वीप 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनाने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। जैविक कृषि में कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है इसमें। और थर्ड पॉइंट दिए है लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो आपको यहाँ देखना है जो ऑप्शन नंबर दिए गए हैं वो सभी ऑप्शन आपके इसमें मिल रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे अगर हम बात करें अच्छे से इसमें, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर इसने ये दे रखा है कि ये आपको यहाँ पर लक्षद्वीप, ये ऐसे बात कर रहे हैं कि लक्षद्वीप पहला राज्य न होकर के यहाँ पर केंद्र, अगर ये राज्य नहीं होता केंद्र शासित प्रदेश होता तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। लेकिन इसने क्या दे रखा है, दोनों एक साथ दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन पहला यहाँ पर आपका नहीं होगा। यहाँ पर बात करते हैं सेकंड की बात करते हैं। जैविक कृषि में जो है कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। सही बात है, बिल्कुल सही है, कीटनाशकों का उपयोग नहीं, जैविक ही खादों का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी सही है। तो इस तरह से जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके सी यहाँ पर आंसर दोनों सही हो जाएंगे। 1 और 3 आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का ऐतिहासिक विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में, यानी कौन सा है, ये आपका दिए हुए है, विश्व भारती विश्वविद्यालय का हाल ही में शताब्दी समारोह मनाया गया है। इस विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखना है विश्व भारती का स्थापना वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था, क्या ये सही है? यहाँ पर देखो ऑप्शन में अगर हम बात करें तो इरविन इसमें नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसने किया था, इसको गुरु रविंद्र टैगोर ने की थी, क्योंकि उसने टैगोर जी ने किया था। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो टैगोर साहब ने इसकी की थी, ये हो जाएगा यहाँ पर। अगर हम अगला और इसकी बात करें, क्या अगला अगर इसमें और बात करें तो प्रधानमंत्री इस विद्यालय के कुलपति होंगे, क्या ये सही है? अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री इसके कुलपति थे, बिल्कुल सही है, अभी हाल ही में चुना भी गया है। तो कुलपति प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। संसद के अधिनियम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया है। ये भी आपका दोनों ऑप्शन यानी 1 और 3 सही हो जाएगा। इस तरह से अगर हम इसमें बात करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 2 और 3, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर डिटेल्स ऐसे क्वेश्चन, कूट वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है और पढ़ते चलना है और इस तरह से एलिमिनेट मेथड यूज करके प्रयोग करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने मातृभाषा में तकनीक की शिक्षा देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक कार्यबल का संगठन यानी गठन किया है। इस कार्यबल के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए सरकार ने मातृभाषा में क्या किया है, सरकार ने मातृभाषा में क्या किया है, तकनीकी शिक्षा को देने के लिए एक रूपरेखा तैयार की, कार्यबल का गठन किया गया। इस कार्यबल के अध्यक्ष का नाम पूछा गया है।
तो इस कार्यबल के जो आपके अध्यक्ष हो जाएंगे कौन हो जाएंगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अमित खरे, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे को इस कार्यबल का अध्यक्ष बनाया गया है। इस संबंध में विभिन्न पक्षों से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। तो इसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट होगा ये आपका यहाँ से। अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे 5 आइज गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है 5 आयु ये क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, इसके ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन देख करके यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए इस संदर्भ में देखना है कि हमारे जो क्वेश्चन है किस तरह से सही हो रहे हैं। इस गठबंधन का उद्देश्य जो है चीन पर नजर रखना है और इससे जुड़ी खुफिया जानकारियों को साझा करना है। भारत और जापान 5 आइज के संस्थापक सदस्य के रूप में बताया गया है, ये आपके बताए गए हैं। 5 आइज की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी, 1946 में हुई थी। तो इससे संबंधित अगर हम बात करें, यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपका आपस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर देखते हैं कौन सा होना चाहिए, 9 नंबर का। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें क्या है। भारत और जापान 5 आइज के संस्थापक सदस्य देश के रूप में चुना गया। 5 आइज की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में हुई। तो इसमें अगर हम बात करें ये 2 हो जाएगा और 3, इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो इसमें हमें देखना है कि इस गठबंधन का उद्देश्य चीन पर नजर रखना है और उससे जुड़ी खुफिया जानकारियों को आपस में साझा करना है। इस गठबंधन में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका शामिल है। अमेरिकी कांग्रेस समिति इस गठबंधन में भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को शामिल करना चाहती है। 5 आइज की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी और रूस में हुए शीत युद्ध के बाद 1946 में रखा गया है। तो इसमें अगर हम बात करें कि जो इसमें बताया गया है चीन पर नज़र रखना है और इससे जुड़ी खुफिया जानकारियों को भी साझा करना है, इससे जुड़ी खुफिया जानकारियों को आपस में साझा करना है। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए, मेरे अनुसार जो होना चाहिए आपका इसका डी आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सप्लेन कर रहा है तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका नहीं होना चाहिए, मेरे अनुसार जो है ये ऑप्शन आपका थर्ड नहीं होगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन कट जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को नहीं मानेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन अगला क्या है। आइए तो अगला क्वेश्चन है शांति व विकास के लिए, क्या है 10 नंबर क्वेश्चन है। शांति व विकास के लिए यहाँ बताया गया, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व विज्ञान दिवस जो आपका मनाया गया है इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 10 नवंबर को ये मनाया गया है। 10 नवंबर को मनाया गया। प्रतिवर्ष देश भर में ये त्यौहार जो ये दिवस जो है मनाया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन आधुनिक प्राचीन भारत से संबंधित है। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो इसमें अजातशत्रु थे, सारिपुत्र थे, जीवक थे और राहुला थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी जीवक की बात किया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जीवक। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपको इसमें देखना है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, ये भी आपको याद रखना है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक रहते थे जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। तो इस तरह से ऑप्शन आप सभी याद करेंगे तभी आपका इसमें हो पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, योग दर्शन के प्रवर्तक थे, कौन थे योग दर्शन के प्रवर्तक। तो आपको इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, योग दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो आपका योग दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो यहाँ पर ये देखिए, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर 12 का हो जाएगा, यानी पतंजलि को माना जाता है। पतंजलि आपने सुना होगा, इसका प्रोडक्ट भी बहुत मात्रा में चलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। इनका जन्म गोनारद यानी गोनिया में हुआ था माना जाता है। ये व्याकरणाचार्य पाणि के शिष्य थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्याकरणाचार्य योग दर्शन जो है
ये पतंजलि किसके शिष्य थे, तो ये आपके यहाँ ध्यान देना है, ये व्याकरणाचार्य जो हैं पाणिनि के शिष्य थे। भारतीय दर्शन साहित्य महर्षि पतंजलि के लिखे हुए 3 ग्रंथ दिए गए हैं, योग सूत्र, महाभाष्य, आयुर्वेद पर ग्रंथ। तो इस तरह से आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1991। क्या हो जाएगा? 1991 में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध हुआ था, तो जिसमें पृथ्वीराज चौहान इसमें विजय प्राप्त किया था। ठीक है, तो जो यहाँ बात करें तो 1900 जो दूसरा युद्ध हुआ था, 1900 दूसरा युद्ध हुआ था 1900 सॉरी ये हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा, यानी कह सकते हैं हम इसमें 1192 में जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी जो है हार गया था। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। तराइन की पहली लड़ाई मानी जाती है। ठीक है, तराइन का युद्ध जो माना जाता है इसमें माना जाता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंगर की परंपरा किसने प्रारंभ की थी? तो गुरु नानक साहब ने, गुरु अंगद देव ने, गुरु रामदास ने, गुरु गोविंद सिंह ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, सिख पंथ की स्थापना गुरु नानक ने की थी, ये आप याद रखना है। वे सिख के पहले गुरु थे, उन्होंने सिख के प्रचार के लिए संगतों की स्थापना की तथा लंगर व्यवस्था को स्थापित किया। दूसरे गुरु लहना यानी गुरु अंगद ने नानक द्वारा स्थापित लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाना था। तो उनका ये उद्देश्य था। जो लंगर व्यवस्था को शुरू किसने किया था? पहला क्वेश्चन है गुरु नानक ने, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसको स्थायी किसने बनाया था? स्थायी, तो अगर स्थायी की बात करें यहाँ पर, तो स्थायी बनाने का जो गुरु अंगद जी को जाता है, किसको जाता है, यानी कह सकते हैं जो स्थायी इन्होंने बनाया था, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। यानी कह सकते हैं इसको इन्होंने क्या बनाया था? स्थायी बनाया था, यानी परमानेंट के लिए रख दिया था। तो ये आपको ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला? ये क्वेश्चन याद रखना। टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर के किले में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अजमेर के किले में उन्होंने मिला था। तो जहांगीर 1600 कब मिला था? 1600 बात करें 1615 ईस्वी में जहांगीर अजमेर के किले में सर टॉमस रो से मिला तथा 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस ने राज दरबार में मिला था। तो इस तरह से क्वेश्चन ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का है। वास्को दी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषण ने कब वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग खोज की थी? तो इस मोस्ट में बच्चा भी इस क्वेश्चन को जानता है। 1498 ईस्वी में इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 1498 ईस्वी में मिला था। तो इसके बारे में देख लेते हैं। वास्को दी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। वास्को दी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए, यानी कह सकते हैं 20 मई 1498 ईस्वी को की थी। यह समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था। तो इस तरह से यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जा रहा है। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में प्रारंभ की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1972, यानी ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कह सकते हैं भारत में जनगणना की शुरुआत 1972 में किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है तथा स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद अली जौहर ने, मोहम्मद इकबाल ने, सैयद अमीर अली ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर 18 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी इसमें हम चर्चा अगर करें तो मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने कब किया था? 1875 ईस्वी में किया था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय बन गया था ये। तो ये आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सीरीज को देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 10 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 4 अप्रैल 1930 को और 4 फरवरी 1922 को। तो दांडी मार्च की यहाँ यात्रा पूछी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 12 मार्च 1930 को इन्होंने चालू किया था। तो 12 मार्च 1930 गांधी जी ने वायसराय को सूचित किया कि वे अपने 78 रन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है कहीं कहीं
कितने अनुयायियों के साथ गया था? तो 78, यानी 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा करने जा रहे हैं। दांडी मार्च अंग्रेज द्वारा लाए गए नमक कानून के विरोध में लाए गए थे। तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगन ये भी है, रोपड़ है ये भी है, लोथल ये भी है, पाटिलपुत्र नहीं है। तो ये पाटिलपुत्र जो संबंधित ये नहीं है, यानी मगध से संबंधित, जो मगध के राज्यों का उदय हुआ था वहाँ से संबंधित है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर हो जाएगा 20 का। तो लोथल से प्राप्त वस्तुएं युगल समाधि, पत्तन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी। रोपड़ से प्राप्त वस्तुएं तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता, कालीबंगा जुते हुए खेत, अग्निकुंड। कालीबंगा से जो मिला था, क्या मिला था? कुत्ते जुते हुए खेत और सिंधु प्रदेश से प्राप्त हुए। तथा पाटिलपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत आयोजक की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है, जिसके अध्यक्ष मोगलपुत्र शिष्य थे, जो कि शासक अशोक से संबंधित ये थे। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तर से उत्तर लेकर के, यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बी हो जाएगा। दिए गए यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने आपका क्या बना दिया, यहाँ पर अगर यहाँ पर हमने एक देखते हैं, यहाँ पर हमने ग्लोब बनाया। क्या बनाया? ग्लोब बनाया। अब ग्लोब में देखें, अगर हम भारत की स्थिति की बात करें, यहाँ पर इस तरह से हो गया, यहाँ हमारा जो हो जाएगा ये भारत हो जाएगा। ठीक है, इस हिस्से में। तो ये आपकी अगर बात करें उत्तर से उत्तर, ये जो होती हैं रेखाएं होती हैं, ये अक्षांश की रेखाएं होती हैं। तो ये उत्तर से उत्तर, यानी कह सकते हैं नॉर्थ टू नॉर्थ हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट से नॉर्थ लेकर के ये आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ पर कहा जाता है। अगर हम बात करें कि भारत का देशांतरी विस्तार क्या होगा, अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें, तो ये जो रेखाएं आपकी होती हैं, कैसी रेखाएं? ये जो रेखाएं होती हैं आपकी, कौन सी रेखाएं? ये जो रेखाएं आपकी होती हैं, ऐसी जो रेखाएं, खड़ी रेखाएं होती हैं, ये आपका देशांतरी विस्तार होता है। ठीक है, तो ये देशांतरी विस्तार अगर हम भारत की बात करें तो ये कितना होता है? अगर हम इसकी बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, ये आपका ईस्ट से लेकर के ये आपका कितना होता है? ये आपका होता है 97 डिग्री 25 मिनट होता है। तो आपको इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, आप देखते चलिएगा इनको। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है कि दो समांतर रेखाओं के बीच जो है 111 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की, यानी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची कौन सी चोटी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अनाईमुड्डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनाईमुड्डी, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी केरल राज्य के इडुक्की जिले में, कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 2500 कितनी है? यहाँ पर ऊंचाई की अगर बात करें तो 2695 मीटर है। ये है, ये अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। अन्नामलाई 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है, जहाँ से 3 पहाड़ियाँ श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। देखिए अगर हम बात करें उत्तर की दिशा में कौन सी जाती हैं, अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पर बात करें उत्तर हो गया। ठीक है, उत्तर की दिशा में अगर बात करें तो इलायची की पहाड़ियाँ हो जाती हैं। ठीक है, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और दक्षिण की ओर इलायची हो गया, उत्तर की ओर अन्नामलाई तथा पूरब की ओर जो होता है पलानी की पहाड़ियाँ यहाँ पर विस्तार बताया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबाती खाड़ी में नहीं गिरती है? तो देखिए माही, ये भी आपकी नदी जो है, कौन सी नदी? अगर हम बात करें यहाँ पर ये माही, ये भी गिरती है, साबरमती ये भी गिरती है, ताप्ती ये भी गिरती है, लेकिन ये जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कोयना नदी ये जाकर के वहाँ पर नहीं गिरती है। तो इस करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 25। गंडक सिंचाई परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य है? तो इसमें आपका देखो गंडक है, बिहार की जो नदियाँ हैं वहाँ से संबंधित है। तो ये जो आपका उत्तर प्रदेश और बिहार, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी गंडक सिंचाई परियोजना के अगर हम बारे में बात करें, गंडक सिंचाई परियोजना के बारे में अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए? गंडक सिंचाई परियोजना, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें 25 क्वेश्चन देखते हैं। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से
किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ये इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 25 का। ठीक है, 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 25 का ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि हार्टिकल्चर का जो संबंध होता है किससे होता है, हार्टिकल्चर का संबंध होता है बागवानी, सब्जियां, फूल, फल, इससे संबंधित होता है। आइए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए इसके बारे में अगर हम और बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो अलग अलग यहाँ फसल उगाने के लिए यहाँ पर अलग अलग यानी इनका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? दक्षिण भारत का मानचित्र, क्योंकि इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि इसके कपास उत्पादन के कारण इसको जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का कोयम्बटूर को ही मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। यहाँ कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो 26 नवंबर 1949 को ये जो है ये अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 का क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो देखिए अगर नया डेटा की बात करें तो मौलिक कर्तव्य, अगर मूल मौलिक कर्तव्य 10 थे हमारे, अब इस समय हमारे 11 हो गए। क्या हो गए? 11वां नंबर जो जोड़ा गया है बच्चों से संबंधित अधिकार के लिए जो गया उनकी अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के बारे में जोड़ा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को एक दूसरे को ये क्या है अपना त्यागपत्र देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये अब आएगा आपका 30 नंबर क्वेश्चन आएगा। तो भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, कितने होना चाहिए? तो 30 नंबर का यहाँ पर जो क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 50 चाहिए। कितना चाहिए? न्यूनतम सांसद हम होना चाहिए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी 50 इसमें होना चाहिए, तभी आपका हो जाएगा। तो अनुच्छेद 118 के तहत सदन को अपनी प्रक्रिया नियम बनाने का जो अधिकार है, लोकसभा के नियम 198 के तहत प्रावधान किया गया है कि कोई भी सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है। इससे ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 5 वर्ष तक वो सेवा करना उसको बहुत जरूरी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 32। तो भारतीय संविधान के 61वें, या क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो आइए इसमें देखते हैं कि जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, यानी 61वां संविधान संशोधन 1989। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया बेटा, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, चाहे रटना पड़े कुछ भी करना पड़े। तो ये आपका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। 1989 का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई है। ये आपका पेपर में कई बार बेटा पूछा गया है, इसको जरूर आप याद करिएगा, ठीक है। तो इसमें अगला पॉइंट है जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों तथा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार 21 के ए में जोड़ा गया है। इसमें बच्चों को जो है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, यानी 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। विश्व में अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग जो है ये आपकी विश्व में हो जाएंगे। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 रुपए के नोट जो होता है इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सही कर लेंगे। 2017 में दर्ज भारत में शहरीकरण की स्थिति क्या है? 2017 का डाटा इसने पूछा है। तो ये आपका हो जाएगा, आप करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 से 35% जो है स्थिति के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो 30 से और 35 के बीच में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात वियना कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना कब हुई थी?
इसकी स्थापना की अगर हम बात करें कब हुई थी, ये 29 जुलाई कब हुई थी, 29 जुलाई और 1957 को हुई थी। इतना आप इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। तो इसका काम क्या है, इसका कार्य जो होता है परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक प्रयोग स्थापित करना होता है। इसके सदस्य देशों की संख्या 167, ये पूछा जाता है कि सदस्य कितने हैं, 167 जो होते हैं इसके सदस्य देशों की संख्या है। पृथ्वी की पपड़ी का मुख्य अंश मुख्य रूप में से संगठित होता है, किससे मिलकर के बना होता है। 37 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्यों, इसमें ऑक्सीजन और सिलिकॉन जो मिल करके बनाया जाता है। तो रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति के आधार पर स्विस ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है, सियाल, सीमा और नीफे। तो सियाल सबसे उत्तरी हो गया, मध्य हो गया सीमा, और इसकी नीफे जो होती है वो आपकी तीसरी परत होती है। तो इसमें आप इसको ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ये आपका 37 नंबर हो गया है। तो पृथ्वी का पापड़ का मुख्य अंश जो बताया गया है ये आपका कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका योगदान नहीं होता है। तो इसमें देखिए, अगर हम बात करें कि वर्षा का योगदान होता है, वायु का होता है, आर्द्रता का होता है। अगर हम इसकी बात करें यानी वृक्षों की संख्या का योगदान जो होता है उसमें नहीं होता, यानी वृक्षों की संख्या की अगर बात करें तो उसमें योगदान बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इराकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो इराकुलम राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। कहाँ हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कर्नाटक राज्य में जो है इराकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है। इसकी विशेषताएं आपकी यही है कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया गया है इडुक्की जिले में पश्चिमी घाट में अवस्थित है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है 97 किलोमीटर है। यह उद्यान तितलियों, जानवरों और पक्षियों की अनेक दुर्लभ प्रजातियों के लिए जाना जाता है। यह उद्यान चाय के बागान और साथ ही लहरदार पर्वतों पर धुंध की चादर का एक नज़ारा पेश करता है। ये इस तरह का ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृषि क्षेत्र वाला से संबंधित क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन 40 के देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं और ये बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस की अतिरिक्त मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या होना चाहिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी CH4 के अलावा जो है यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड N2O भी यहाँ पर है। ठीक है, तो भूमि से नाइट्रोजन N2 प्राप्त कर ऑक्सीजन क्रिया करके N2O गैस बनाता है। तो इस तरह से ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि है। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये वेग आपका सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है और बल भी एक सदिश राशि है। सदिश राशि वो होती हैं जिनमें दिशा होती है और दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, वो सदिश होती हैं। लेकिन अदिश राशियाँ वो होती हैं जिसमें दिशा नहीं होती है, सिर्फ उसमें परिमाण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी कार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का स्वस्थ तापमान कितना होता है। तो ये आपका 37 डिग्री होता है। कितना होता है, 37 डिग्री होता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में होता है कितना होता है 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अगर केल्विन की बात करें तो ये आपका हो जाता है 310 के, यानी 310 केल्विन के आसपास होता है। इस तरह से इसको आप कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है क्या कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, गलनांक कहते हैं। गलनांक क्या होता है इसके बारे में आप जान लीजिए। क्या होता है गलनांक, इसको हम गलनांक ये कहेंगे कि निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना ही गलनांक कहलाता है। इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रमुख किया गया कार्य क्या है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त कौन सा किया जाता है, क्या किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड, यानी 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। सिल्वर, अगर हम दूसरे की बात करें यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट की बात करते हैं। इसको लूनर कास्टिक भी कहते हैं। इसका उपयोग मतदान की उंगलियों पर जो हम लोग स्याही लगाते हैं निशान उस पर किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग क्या करते हैं,
तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है। आपने देखा होगा विटामिन नंबर 2 जो होती हैं, कौन कौन सी विटामिन होती हैं, विटामिन 2 यानी बी और सी जो ये आती है जल में घुलनशील विटामिन होती है। और इसमें वसा की विटामिन ए डी क्या कहते हैं, ए डी ई के, ये आपकी विटामिन होती है वसा में। तो इसमें पूछा है, जल के लिए पूछा है, तो जल के लिए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी सी विटामिन जो है जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पहले से संबंधित है। ठीक है, तो यानी दाब का मात्रक जो होता है पास्कल होता है। क्या होता है, दाब का मात्रक जो होता है पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। इसीलिए विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाना चाहिए, एम्पियर हो जाएगा इसका। इसलिए करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, अर्थात एम्पियर इसका मात्रक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित कूट भाषा में इनकम को लिखा जाता है HPENOG के रूप में लिखा जाता है, तो सेविंग को उसी कूट भाषा में किस तरह से लिखा जाएगा। तो इसको आप आराम से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसका जो मुख्य ऑप्शन होता है ये बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ रहा है, यदि किसी महीने की 7 तारीख शुक्रवार के 3 दिन पहले हो तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इसको आप आइडिया से लगाइएगा, और ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ये रविवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है कारण और निष्कर्ष से क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा कि ट्रेंड क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निश्चित करें कि कौन सा से निष्कर्ष कार्य तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है या करते हैं। कथन 1 की बात करते हैं तो भारत में क्या है, भारतीय सिनेमा में बदलते और इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारों की बड़े बजट की सिफारिश खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु आधारित छोटे बजट की कई फिल्में बढ़िया कारोबार कर रही हैं। तो इसके निष्कर्ष देखते हैं। सितारों कलाकारों के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल हो रही हैं। बड़े बी दूसरा ऑप्शन देखते हैं, बड़े सितारों के या कलाकारों के चयन के कारण बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल हो रही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से हमने देखा कि आज इतने महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन की सीरीज हमने देखा है, और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन हैं, और इसमें करंट अफेयर्स भी मौजूद है। तो इस तरह की अगर आपको वीडियो और चाहिए, अगर आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि इससे बेनिफिट मिल रहा है, आने वाले समय के लिए हमारा जो एग्ज़ाम आ रहा है क्वालिफाई हो सकता है, तो मुझे इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि इस वीडियो से पहला जो वीडियो आया टेस्ट पेपर आया है, इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वीडियो जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाते हैं, आने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।